So next, जो major heading है that is political development. Substantial confusion exists over the concept of political development, which is of recent origin in the political science. The confusion is exacerbated because particular trends in the social sciences reversed explicit concerns about political as distinct from economic development. Political development जो है बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि it's a very confusing term because आपके political systems जो हैं वो co-align नहीं करते, आपके पॉलिटिकल कल्चर जो है वो को-अलाइन नहीं करते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस एग्जिस्ट करता है, फिर आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डिफरेंट होती है। इन सब चीज़ों की वजह से वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की टर्म के ऊपर जो है वो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि अगर एक कंट्री के अंदर इस तरह के पॉलिटिकल जॉनरास की वजह से डेवलपमेंट हो रही है तो किसी दूसरे कंट्री में भी उसी तरह से होगी। The origin of the term political development can be traced to 1950s when a large number of American political scientists were trying to study the political dynamics of the newly emerging countries of Asia, Africa and Latin America. Basically वो यहाँ पे explain कर रहा है कि आपकी जो decolonization start हुई, जब आपकी colonies collapse की और decolonization start हुई तो उस टाइम पर बेसिकली 1950s के अंदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट की ये डिबेट स्टार्ट हुई कि हर पॉलिटिकल एंटिटी के अकॉर्डिंगली और जितनी मॉडर्न नेशन स्टेट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस कंट्री में किस तरह से होगी, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल बिहेवियर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और इन सब के इनकल्केशन इन अ स्पेसिफिक कल्चर। फिर उस कल्चर के लोग किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह के सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर्स होंगे, तो उसके बाद ये डिबेट जो है वो मेजरली स्टार्ट हुई थी। Evolution of the term political development. The term is still in the process of evolution and there is hardly any agreement among the scholars on the constituents of political development. Such variation is partly on account of interdisciplinary focus and partly a manifestation of ethnocentric basis. वो ये कह रहा है कि political development जो है वो अभी भी अपने process से गुजर रही है, क्योंकि वर्ल्ड में 3 तरह की टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलप्ड वंस। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन है, इनके पॉलिटिकल एंटिटीज़ डिफरेंट हैं, इनके सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर डिफरेंट्स हैं, या फिर इनका ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इनकी पॉलिटिक्स इतनी ग्रूम नहीं कर पाई। उसके बाद वो कहता है इसकी एक और रीज़न ये भी है एथनोसेंट्रिक बाइसनेस जो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। वो ये क्लेम करते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स इसलिए स्ट्रांग है बिकॉज वी आर मोर सिविलाइज्ड, हमने इन पॉलिटिकल जॉनरास को इंश्योर किया है। जैसे अमेरिकन कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी इसलिए बेहतर है दैट वी आर द फादर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक ये जो एथनोसेंट्रिक बाइसनेस है ना, इस वजह से भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स को जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सका। फिर ऑर्गेन्स्की का जो मॉडल है, ही सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या है जी? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बच्चों ये होती है कि जब आपकी ओपोजिशन और आपकी जो ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी है या जो सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो दोनों वन पेज पर होते हैं। क्योंकि जब आपकी ओपोजिशन और गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपनी एमनॉसिटी शो कर ली इलेक्शंस में, लेकिन जब उसके बाद आप लेजिस्लेशन का पार्ट बन गए तो इसका मतलब है आपका सोल पर्पस होना चाहिए सर्व द पब्लिक, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। उस टाइम पर आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि बेसिकली हम लोगों की जो है आइडेंटिटी क्या है और हम बेसिकली इलेक्शंस जो हैं वो विन नहीं कर सके और बेसिकली हमने इसलिए काम करना है कि हम अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन कर सकें। दूसरी स्टेज, सेकेंड स्टेज, जब वो कहता है कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो जाती है ना, गवर्नमेंट और अपोजिशन का सोल पर्पस सर्विस ऑफ द पब्लिक रह जाता है, तो फिर आप जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शिफ्ट कर जाते हो। आप बेसिकली मैक्सिमाइज करते हो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, आप उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को इनकलकेट करने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रीज बेहतर तरीके से काम कर सकें। थर्ड वो कहता है, थर्ड स्टेज इज नेशनल वेलफेयर। वो कहता है कि जनाब नेशनल वेलफेयर इस तरह से है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो, स्किल्ड लेबर क्रिएट होती है, पावर्टी ख़त्म होती है, इन्फ्लेशन ख़त्म होता है, जीडीपी जो है वो उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है, ग्रोथ रेशियो इम्प्रूव करता है, तो उसके बाद आप नेशनल वेलफेयर की तरफ जाते हो। नेशनल वेलफेयर का मतलब है कि पूरी स्टेट जो है वो एक आइडियल स्टेट के तौर पे ग्रूम करती है। पूरी की पूरी स्टेट जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ जाती है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फोर्थ स्टेज है दैट इज मटेरियल एफ्लुएंस। इसका मतलब है कि पर कैपिटा जीडीपी इतना स्टेबल हो जाता है बेटा कि नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तक आपको किसी तरह की पॉवर्टी और इन्फ्लेशन का थ्रेट नहीं रहता। तो ऑर्गेन्स्की कहता है कि ये 4 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके ये इंश्योर कर सकते हो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। वाई इज दैट सो? क्योंकि ऑर्गेन्स्की का कहना ये था कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है ये मॉडल। अगर आप किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं रहने देते, दैट मीन्स आपने उसके सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर्स को कंट्रोल कर लिया है। इसका मतलब है कौन सी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कौन सी पॉलिटिकल एंटिटी उसको रूल कर रही है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एवेंचुअली लोगों को पता होता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी या जो भी ऑपोजिशन होगी वो बेसिकली हमें सर्व करने के लिए रूल कर रहे हैं। नेक्स्ट है ल्यूसियन वी पाए की अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या है। ही वॉज वन ऑफ द एक्सेप्शनल एक्सपर्ट्स ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड रिकग्नाइज 3 लेवल। इसने बेसिकली 3 लेवल्स के ऊपर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को रिकग्नाइज किया था। फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकेंड इज गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटी वेयर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुड बी ऑब्जर्व्ड। वो ये कहता था कि पहले तो आपने देखना होता है कि आपकी पॉपुलेशन की डिविएंस किस तरह से हैं, उनकी एथनिक और सेक्टेरियन आइडेंटिटीज़ क्या हैं, उनकी कल्चरल डिविएंस किस तरह से एक्चुअलाइज हो रही हैं। सेकेंड वो कहता था कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, गवर्नमेंट किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को बेहतर कर रही है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इस तरह से देखनी चाहिए कि आपका इंटरनेशनल जॉनरा के अंदर रैंकिंग क्या है, इकोनॉमिकली आपकी रैंकिंग क्या है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए आपकी रैंकिंग क्या है, जेंडर डेवलपमेंट में आपकी रैंकिंग क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटी। आपकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका लोकल बॉडी सिस्टम कितना ज़्यादा प्रॉपर्ली और कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की एक्सेसिबिलिटी में जो है पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा हैं, वो पब्लिक सर्विस के लिए कितनी एफिशिएंटली अवेलेबल हैं। वो कहता था कि अगर इन 3 पैरामीटर्स को 3 लेवल्स को आप एक्वायर कर लो तो फिर आप ये देखते हो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपकी जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। आप एक्चुअल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि हमारी पॉलिटिशियंस की और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से बेहतर हो रही है। उसके बाद एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कुछ एसेंशियल एटीट्यूड्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, उसमें सबसे पहले आता है इक्वालिटी विच सिग्निफाइज मास पार्टिसिपेशन, universal laws and recruitment on the basis of merit rather than the scripted criterion. Capacity, which signifies governmental performance, efficiency, effectiveness and secular orientation. Differentiation, which meant diffusion and specialization of structures, is that division of labor and specialization based on integration. वो कहता है पहले तो आपने देखना है कि इक्वालिटी प्रिंसिपल किस तरह से वर्क कर रहा है। मास पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आपके जो सिविलियंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन कितनी ज़्यादा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। यूनिवर्सल लॉस का मतलब है कि लॉस के ऊपर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते रिच एंड पुअर को। और रिक्रूटमेंट का मतलब है कि बेसिकली आप किन मेरिट के ऊपर जो है वो पॉलिटिशियंस वगैरह को रिक्रूट कर रहे हो। इट मीन्स कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आप किस तरह के मैकेनिज्म्स को यूज़ कर रहे हो। इधर आप उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से उनको सीट्स दे रहे हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पॉलिटिकल सीट्स हैं वो किन बेसिस पे डिवाइड हो रही हैं, मेरिटोक्रेसीज की बेस पे, मेरिटोक्रेसी की बेस पे, यहाँ पर नेपोटिज्म की बेस पे। कैपेसिटी, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, क्या गवर्नमेंट जब रूलिंग में आई थी और जो इश्यूज जो हैं वो स्टेट जिन इश्यूज को फेस कर रही थी उसने उनको एरेडिकेट किया है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी क्या होता है कि कोई भी इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन में रिस्पांस कैसा है। इफेक्टिवनेस क्या है, गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है सिविलियंस को कि वो उन लॉस को ओबे कर रहे हैं। सेकुलर ओरिएंटेशन, गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को किस तरह से इंश्योर कर रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी इंश्योर किया जा सके और लोगों के रिलीजन और सेकुलरिस्टिक आइडेंटिटीज़ को भी प्रमोट किया जा सके। डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है बेटा कि आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो मौजूद हैं। क्या हर इंस्टीट्यूशन जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की स्पेशलाइजेशन को फॉलो कर रहा है। लाइक ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ में काम कर रही है, मिलिट्री अपनी एक्सपर्टीज़ में, जुडिशरी अपनी एक्सपर्टीज़ में, एंड एट द सेम टाइम क्या आपके तमाम तरह इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंटीग्रेशन है, कोहेजन है, नेशनल कोहेजन है, कोलैबोरेशन है। एंड उसके बाद जो कहता है कि क्रिटिसिज्म क्या है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर। पहली बात यह है कि बहुत यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सोल फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि आपके पॉलिटिशियंस कैसे काम करेंगे। इसमें इस बात पे फोकस है ही नहीं कि पब्लिक की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सिटीजन्स की भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर कुछ ड्यूटीज़ होती हैं।
अगर सिटीजन ही अपने राइट टू वोट को एक्चुअलाइज नहीं करेंगे, वो ही बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ही बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वॉलंटियर या वोटर्स के तौर पे जो है या सपोर्टर्स के तौर पे पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। उसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म है डिफरेंट वेरिएबल्स। आपने सिर्फ दो वेरिएबल्स इसमें कंसीडर किए हैं, एक आपकी पॉलिटिकल एंटिटीज या पार्टीज और दूसरा आपने कंसीडर किया है आपके सिटीजन्स। बट देयर आर सो मेनी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, आपका कल्चर, आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपकी इसके अलावा जो आप जिस सोसाइटी का पार्ट हो, जिस ज्योग्राफी का पार्ट हो, उसका इन्फ्लुएंस, आपकी हिस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस, आपके रिलीजन का इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत मैटर करती हैं। Valuable preferences of the theorist, there is a complete abandonment of a country's history and its various political traditions। वो यही कह रहा है कि no doubt in that कि theorist ने बहुत अच्छे मॉडल्स दिए हैं जो हमने दो पढ़े हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ कि आपने कंट्रीज़ की हिस्ट्री पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि एवेंचुअली आपकी हिस्ट्री की वजह से ही आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हो। आप हिस्ट्री से बहुत से लेसन सीखते हो, आप ये देखते हो क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को भी बनाते हो। Next, political recruitment. The political system is defined. Recruitment to its post taps people from various subcultures and varying social groups. Apparently, by giving recruits an inside view of a political process, it trains them in suitable skills and secures them with political cognitive maps and perspectives. वो कहता है पॉलिटिकल सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली रिक्रूट तो करती है लोगों को, लेकिन उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती कि वो एक स्पेसिफिक कल्चर और एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को प्रमोट करेगी। एक बात। दूसरी बात तो कहता है रिक्रूटमेंट का अगर आप इनसाइड व्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी एक सूटेबल स्किल्स होते हैं जो सिक्योर करते हैं लोगों की पॉलिटिकल कॉग्निटिव मैपिंग को। एक इंसान की ना मैपिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, हम कहते हैं यार इसका मैथ्स बहुत अच्छा है, हम कहते हैं यार इसकी जियोमेट्री की जो मैपिंग है बड़ी स्ट्रांग है। एक इंसान का आर्गुमेंटेशन अच्छा होता है तो हम कहते हैं इसकी कम्युनिकेशन मैपिंग बड़ी कमाल की है। इसी तरह से आपका पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी कुछ स्पेसिफिक मैपिंग। आप डिप्लोमेसी में कैसे हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस किस तरह कर सकते हो, आप लोगों के ओपिनियंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप लोगों के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हो। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर भी इफेक्ट कर रही होती हैं। More specifically, political recruitment mentions institutional processes by which political jobs beyond the citizenship level are filled. Political career are patrons of tenure in these political offices and rules. वो कहते हैं इसको इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है आप पॉलिटिशियन बनते हो। जैसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप जाकर जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, वो आपको गो अहेड देते हैं, आप अपनी इलेक्शन कंपेन करते हो और उसके बाद फाइनली जो है आप एक पॉलिटिशियन बनते हो, MP MNA बन जाते हो, एक करियर चूज करते हो। लेकिन वो कहता है पॉलिटिकल ऑफिसेस और रोल्स के अंदर रहते हुए सिर्फ आप पॉलिटिकल करियर्स के पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हो। व्हाट डज इट मीन? ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटिकल करियर को चूज़ किया, MP आप 5 साल के लिए बने, बीच में अचानक आपका मूड हो गया जॉब चेंज कर लो, आपने फिर वो 5 साल का टेन्योर जो है वो पूरा करना है। दूसरी जॉब्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे आपको ऑफिस पसंद नहीं आया, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, आप छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ऑल द टाइम मौजूद है, आपके ऊपर क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी मौजूद हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के अंदर जाना होता है। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ 2-4 पॉइंट्स और हैं, वो भी याद रखिएगा। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के बहुत से मेथड हो सकते हैं बेटा। एक होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जब विन करती है तो उसके पास अपना कोटा होता है, कोटा सीट्स होती हैं, इसके थ्रू वो आपको रिक्रूट कर सकती है। दूसरा मेथड ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के जो है ना बड़े लॉयल वर्कर हैं तो उन्होंने आपको सीट दे दी। तीसरी बात यह है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़े हैं, लेकिन इवेंचुअली जो है जो लार्जेस्ट पार्टी विन कर गई है वो आपको कहती है जी हमारे साथ अपना अलायंस बना लें, आप रिक्रूट हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनॉरिटी सीट्स का भी कोटा होता है, जिसमें वुमेन कोटा है और डिफरेंट रिलीजियस एंटिटीज़ का कोटा होता है। आपको पॉलिटिकल पार्टी उसके थ्रू भी जो है वो सीट दे सकती है। तो ये पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिक्स फोर्सेस वायलेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ वायलेंस ऑन और इट्स वेरी थ्रेट motivates people to form societies in which government is entrusted to the state. It is for this particular reason that the state claims monopoly on the legitimate use of violence.
वो कहता है पॉलिटिक्स के अंदर वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जो भी ऑपोजिशन है या जो भी ऑपोजिट पावर्स होती हैं वो हमेशा वायलेंस के थ्रू टॉपल डाउन करने की कोशिश करती हैं गवर्नमेंट को। इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है, ऑफिशियल सिटिंग गवर्नमेंट, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यूज़ कर सकती है अगर उसको लगे कि आपका सेंटर या फेडरल या आपकी स्टेट एंटिटीज जो है वो थ्रेट पर हैं। जैसे पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन नैरेटिव है, हर पॉलिटिकल पार्टी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर रिलीजियस मोनोपोलाइजेशन का बंदा उठ के कह देता है मैं डी चौक जा रहा हूँ। तो दिस इज द थिंग, वहां पर फिर आपकी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसके पास एक लेजिटिमेट राइट होता है कि वो वायलेंस के थ्रू वायलेंस को कंट्रोल कर सकती है ताकि वो स्टेट में किसी तरह के भी सिविल वॉर के थ्रेट को एरेडिकेट कर सके। इट मीन्स दैट द स्टेट रिजर्व्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सरसाइज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमीज एंड इट्स ओन सिटीजन व्हेन दे ब्रेक द रूल। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। द डिफरेंस बिटवीन वायलेंस एंड पोलिटिकल वायलेंस. The major differences between the two is that the perpetrator of political violence will always have legitimacy. Therefore, it can be said that one man terrorist is another man's freedom fighter. Every state by default hold violence against itself illegal no matter what the conditions are. वो कहते हैं एक वायलेंस ये होता है कि उसके अंदर आपकी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती है, आपका कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं होता, आप बस रिवॉल्ट करे होते हो। पॉलिटिकल वायलेंस ये होता है कि आपका लेजिटिमेसी उसमें हमेशा इंक्लूड होती है। जैसे आपकी सिटिंग गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है जो सिटीजन्स की विल के अगेंस्ट है, तो ऑपोजिशन उसके ऊपर रिवॉल्ट कराती है, स्ट्राइक्स कराती है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है वायलेंस के अंदर ये है कि हो सकता है अगर तालिबान हैं वो कहते हो हम जहाद कर रहे हैं और जन्नत लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन के लिए वो टेररिस्ट होंगे, ठीक हो गया। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस के अंदर जब आप रिवॉल्ट करते हैं तो आपको पता होता है ये हमारी ही स्टेट के सिटीजन्स हैं और ये अपने ड्यू राइट्स के लिए स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। Dissent, however, doesn't always have a violent consequences. Some justly constituted societies have legal channels through which difference of opinion can be channeled. When such channels fail to exist, individuals such as Martin Luther King may rise and question the legitimacy of the state. वो कहते हैं ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा वायलेंस का जो एंड है, जो एंड रिजल्ट है, वो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा इलीगैलिटी में या ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी में निकले, बल्कि अक्सर ये होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे बहुत पढ़ी लिखी और जो ग्रूम्ड वेल ग्रूम्ड सोसाइटीज़ हैं, जैसे आपका जापान है, साउथ कोरिया है, वहाँ पे अगर रिवॉल्ट होता भी है तो डिफरेंट चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो मीडिया टॉक्स कराते हैं, वो निगोसिएशंस कराते हैं गवर्नमेंट की और सिविलियंस की। लेकिन वो कहता है कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि उसी पब्लिक में से एक ऐसा बंदा राइज करता है जो पब्लिक लीडर बनता है फिर, जैसे मार्टिन लूथर किंग, और वो पूरी की पूरी ब्लैक एंड वाइट्स और स्लेवरी के अगेंस्ट पूरी मूवमेंट रन करता है और वो लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट को चैलेंज करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। Civil war and political violence. Civil war is the most outright and widespread expression of political violence. Civil war is usually sparked over by discord over political control of state and normally include governmental forces on one side and rebel armies on other side. सिविल वॉर वो होती है बेटा जिसमें आपके ही सिविलियंस आपकी स्टेट की पावर को चैलेंज कर देते हैं, या आपकी ही सिविलियंस जो हैं वो सेपरेट होमलैंड डिमांड कर लेते हैं। सिविल वॉर में ये होता है कि आपकी ना सिर्फ लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट चैलेंज होती है, बल्कि आपकी स्टेट की सॉवरेनिटी भी चैलेंज हो जाती है। आपकी स्टेट की जो फ्रंटियर्स हैं और बाउंड्रीज की डिवीजन है वो भी चैलेंज होती है। इसके अंदर फिर ये होता है बेटा कि मोस्टली आपकी स्टेट एक साइड पे होती है और जो रिबेलियस ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे होते हैं। जैसे आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट है वर्सेस पीटीएम, पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जैसे कि टर्किश की जो एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी है या तैयब अर्दगान है वर्सेस कुर्द्स मूवमेंट, या फिर भारत के अंदर जो है बीजेपी है, भारत जनता पार्टी वर्सेस खालिस्तान मूवमेंट, जो वहाँ के पंजाबी और सिख रन कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस इन सिविल वॉर। Rebel forces are normally composed of minority groups which have been suffering discrimination on the basis of ethnic, culture और religious differences. रेबल फोर्सेस में जैसे मैंने आपको कुर्ड्स की एग्जांपल दी है, मैंने आपको खालिस्तान की एग्जांपल दी है, पश्तून्स की दी है, तो बेसिकली मोस्टली माइनॉरिटी ग्रुप्स ही होते हैं जिनको सबजुगेट किया जाता है और बहुत अरसे तक किया जाता है। जैसे पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस ये क्रिएट हुआ था कि बंगालीज को ये था कि हमें हमारे ड्यू राइट्स भी नहीं दिए जा रहे,
जब उनको ये इंश्योर हुआ कि हमें हमारे ड्यू राइट्स नहीं मिल रहे तो उन्होंने बाकायदा रिवॉल्ट किया था। फिर रेवोल्यूशन, इट इज़ द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड एंड क्योरिंग इट्स इवल वंस एंड फॉर ऑल। द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन हैज़ लॉन्ग एक्सरसाइज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक साइकी। जो रेवोल्यूशन है ना बेटा, वो हमेशा तब होती है जब आपने पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करना हो। मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यूज़ हैं, उनको आप ऑल टुगेदर शिफ्ट कर दो। जैसे मैग्ना कार्टा ने एक ऐसी डिबेट स्टार्ट की जो बहुत अनएंडिंग थी, जो तब तक नहीं रुकी जब तक आपने तमाम तर फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर नहीं कर दिया वाया कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ने हर इंसान को वो ड्यू राइट्स नहीं दे दिए। इसी तरह मोनार्किज्म के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट शुरू हुआ था, वो तब तक एंड नहीं हुआ जब तक मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम और डेमोक्रेटिक आइडियल सक्सेसफुल नहीं हो गए। तो वंस एंड फॉर ऑल जो है वो आप इवल को कर्ब कर देते हो। इसका बड़ा पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक साइकीज के ऊपर। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है वो होता है साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पब्लिक। उसी के थ्रू जो है ये गेन करती है रेवोल्यूशन अपनी पावर को। जैसे अरब स्प्रिंग जो है वो एक बंदे की सेल्फ इमोलेशन से स्टार्ट हुआ। उसने 2009 में अपने आप को जला लिया और वो इतना ज़्यादा फैला क्योंकि पब्लिक की साइकीज ऑलरेडी डिप्रेस थी ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ द गवर्नमेंट। उनको ऑलरेडी लगता था कि हमें हमारे ड्यू राइट्स नहीं मिल रहे। और अब ये मूवमेंट तब तक शायद मिडल ईस्ट में कंटिन्यू रहेगी जब तक वहाँ की पब्लिक सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी कि यस, अब हमारे ड्यू राइट्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रेडिकल ब्रेक विद द पास्ट crystallized by French Revolution, which caused William Wordsworth to say the following words: "Bliss was it in the dawn to alive, but to be young was a very heaven." उसने यही कहा कि ठीक है, इस सारी की सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है, जो जिंदा बच जाएंगे उनके लिए तो एक खुशकिस्मती है ही, लेकिन डेफिनेटली जो यंग है, जिसने उसके बाद उस पूरे टाइम पीरियड को एंजॉय करना है, रेवोल्यूशन के बाद जो समझा जाता है ना गुड टाइम्स अहेड, तो वो कहता था उसके लिए फिर ये दुनिया ही जो है वो जन्नत बनने वाली है। However, a revolution must encompasses into two steps: destructive and constructive. The destructive phase must sweep away the old structures and put in place new structures and systems. Nouveau order Selcrom. Revolutions are mostly constructive in the way that they are both ideological, they have a specific framework of ideas, and they hold out a promise for a better tomorrow. डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दो तरह की रेवोल्यूशन होती है। डिस्ट्रक्शन वो होती है बेटा जिसमें ब्लडशेड होता है, रिवॉल्ट होता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर 10 लाख लोग मर गए। कंस्ट्रक्टिव वो होती है जिसमें आप आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव करते हो, आइडियाज़ को चेंज करते हो। जैसे आप मोनार्किज्म से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आते हो, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। इलेक्शंस नॉर्मली डिटर्मिन हु इज गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट. Elections show how ordinary citizens relate to politics, what they think is important, and which important issues they think need to be resolved first. Elections वो होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि पब्लिक ने किसको इलेक्ट किया है अपनी रूलिंग के लिए और किसको रिजेक्ट किया है। इलेक्शन ये भी शो करते हैं कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन का कितना इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को चूज करने में। दूसरी बात यह है वो ये भी शो करते हैं कि सिविल जो आपके सिविलियंस हैं वो पॉलिटिकल एंटिटीज़ को लेकर क्या सोच रहे हैं। और तीसरा, इस बात पर भी फोकस किया जाता है कि किस तरह के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को पब्लिक ने क्यों लाइक किया। जैसे पाकिस्तान में पीटीआई के मैनिफेस्टो को इसलिए लाइक किया गया कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम करप्शन को एरेडिकेट कर देंगे। However, election required certain conditions which are very demanding. Only after fulfilling these conditions can the election be called democratic elections. लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शन कंडक्ट कराने के भी कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहली है जी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, द राइट टू वोट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस जेंडर, एथनिक, रिलीजियस एंड अदर सोशल ग्रुप्स। इसका मतलब है कि आप 18 साल के अगर हो गए हैं और आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपके पास राइट टू वोट होता है। आ सीक्रेट बैलेट, आप एक रूम में जाकर वोट कास्ट करते हैं, कोई आपको वहाँ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप इसको वोट दें, इसको ना दें। इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वोटिंग एंड वोट काउंटिंग, जो वोट काउंटिंग है वो किसी इम्पार्शियल जो पावर है ये इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करानी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में आर्मी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्री एंड इक्वल एक्सेस टू द पोल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोल्स तक एक्सेस ही ना हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन ही अवेलेबल ना हो। कैंडिडेट्स और पार्टीज़ के लिए फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स रन कर सकें।
इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी वगैरह के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। एक्यूरेट एंड फेयर न्यूज़ रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, बाइस नहीं होना चाहिए। पार्टीज दैट आर नॉट टू अनइक्वल इन रिसोर्सेज, पार्टीज वही होनी चाहिए जो बहुत अनइक्वल ना हो। जैसे जमात इस्लामी जो है उसके रिसोर्सेज इतने इक्वल नहीं होते कि वो पीएमएलएन या पीपीपी को जो है वो कम्पीट कर सके। एंड एब्सेंस ऑफ गैरीमैंडरिंग, गैरीमैंडरिंग का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो बेसिकली यूएसए से आया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 1800s में ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट हेड्स जो हैं वो बेसिकली डिवाइड करते थे और ये डिसाइड करते थे कहाँ कहाँ पर इलेक्शन डे के दौरान जो है वो इलेक्शन पोल्स ओपन किए जाएंगे। अक्सर ये होता था किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन को सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम जो पोलिंग पॉइंट हैं वो वहाँ पर रखे जाते थे जहाँ पे उसको सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। जैसे पूरे लाहौर में इलेक्शन होना है, लेकिन आप सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो अंदरून लाहौर में बना दो जो पीएमएलएन का गढ़ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे पीटीआई को वोट नहीं डलेंगे और बहुत से लोग ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं जा पाएंगे। तो गैरीमैंडरिंग जो है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बेटा आता है टाइप ऑफ वोटिंग। जो पहली टाइप है दैट इज सिंपल प्लुरैलिटी प्रिंसिपल। सिंपल प्लुरलिज्म ये होता है, इन दिस सिस्टम द कैंडिडेट हु हैज़ द मोस्ट वोट्स विन्स नो मैटर how many candidates are there in the election or how small the winning margin is. These systems are used with single member districts where there is no elected representative for each constituency. बेटा सिंपल प्लुरैलिटी प्रिंसिपल यूएसए में भी फॉलो होता है। वहाँ पर अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी आप विन कर गए हो तो यू बिकम अ प्रेसिडेंट। जैसे ट्रम्प की वोटिंग 51% थी और हिलरी की 49% समथिंग थी। और ऐसे इसलिए होता है कि आपके पास कोई और रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है। जैसे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन्स एक मेंबर दे सकते हैं, वही खड़ा होगा और डेमोक्रेट्स एक देते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ सच सिस्टम is direct democratic accountability. This system favor large party and there is a discrimination against smaller parties. वो ये कहता है कि इसका एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको डायरेक्टली पता लग जाता है कि बेसिकली पब्लिक पूरी पार्टी को कितना ग्रिल कर रही है, कितना लाइक कर रही है, कितना डिसलाइक कर रही है। लेकिन ये कहता है इसमें लार्जर पार्टीज़ को ये फेवर मिलती है कि स्मॉलर पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहती है। ये बोलाविया में, कनाडा, इंडिया, यूके और यूएसए में फॉलो किया जाता है। Second ballot, the second ballot system avoids the disproportionality problem of SMSP system by ensuring that the winning candidate gets absolute majority is that more than 50 votes in the first round. Second ballot बेटा वो सिस्टम है जो टर्की वगैरह में फॉलो किया जाता है, जिसमें आपने मैक्सिमम मेजॉरिटी से जो है वो विन करना होता है। अगर आप नहीं करते तो सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शंस होता है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को मैक्सिमम वोटिंग नहीं मिल रही तो इसका मतलब है पब्लिक ओपिनियन वेग है, पब्लिक ने क्लैरिटी के साथ बताया ही नहीं है कि उनको कौन अपनी रूलिंग के लिए चाहिए। The advantage of second ballot is simplicity and proportionality, whereas the disadvantage is the need for the second ballot casting race. This voting system is used in French presidential elections. वो ये कहता है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सिंपल होता है और उसमें प्रोपोर्शनैलिटी जो है, प्रोपोर्शन रेशियो बहुत क्लैरिटी के साथ पब्लिक को नज़र आती है। डिसएडवांटेज ये है कि एक इलेक्शंस के ऊपर ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन आपको वहाँ पर सेकेंड टाइम भी इलेक्शन का जो है वो रेस करानी पड़ती है। Alternate vote. In this voting system, voters mark their preferences in order for the representative candidate in their constituency. In case candidate fail to secure absolute majority in first preference, then second choice voters are redistributed among the remaining candidates. Alternate vote ये होता है बेटा, आपने एक लिस्ट दी हुई है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी। अब लोग जो हैं 1 2 3 करके दिखेंगे, नंबर 1 पे ये चाहिए, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। जब ये सारी प्रेफरेंसेस आ जाती हैं उनको काउंट किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे अगर तो इमरान खान की मैक्सिमम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई तो वेल इनफ। सपोज करो नहीं आई तो फिर देखते हैं कि सेकंड नंबर पे किसको, सेकंड नंबर पे इमरान खान को कितने वोट मिले या नवाज शरीफ को या जरदारी को। वो काउंट करके देखा जाता है कि ठीक है अब इसके अकॉर्डिंगली जो है ये बंदा या ये बंदी जो है वो हेड करेगी। द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज अंटिल देयर इज अ कैंडिडेट विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आ जाती। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज सिंप्लिसिटी बट द रिजल्ट आर डिसप्रोपोर्शनल एज वेल एज अनप्रेडिक्टेबल। इसका एडवांटेज है कि ठीक है सिंपली लोग सारी प्रेफरेंसेस लिख रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इसमें प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपको नहीं पता कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस पे कितने लोग जो हैं इसी को पसंद कर रहे थे, क्योंकि आपने सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस को भी ऐड करना होता है। ये सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किया जाता है।
Proportional representation system, the list system. One of the basic ways of ensuring proportionality in distributing seats on a national or regional basis. Parties rank their candidates in order of preference. These candidates are elected proportional to the number of votes for that party starting from the top. इसमें बेटा नो डाउट एंड डैट कि उसी तरह जिस तरह ऑल्टरनेट वोट में होता है उसी तरह होता है, बट इसमें ये देखा जाता है कि एक स्पेसिफिक पार्टी के लोगों को कितने ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर जितने ज़्यादा वोट मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी सीट्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं सेंटर वगैरह में। The advantage of using this system is simplicity and proportionality, and the disadvantage is that voters give a preference for a party instead of the individual candidate. Definitely इसमें आपको individual candidate का नहीं पता होता, आप एक पार्टी को इसलिए ट्रस्ट करते हो कि उसके चेयरमैन को लाइक करते हो। जैसे पीटीआई को ऑलमोस्ट 30 to 35 लोगों का कहना ये था कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है, लेकिन हम इमरान खान की वजह से वोट जो है वो पीटीआई को कर रहे हैं। The list system requires multiple member districts. These are used in Argentina, Belgium, Chile, Costa Rica, Norway, Spain and Switzerland. यहाँ पर जो है वो फॉलो किया जाता है। Single transferable vote. In this system, voters rank their candidates in some specified order of preference, and elected candidates must get a specific number of first preference or second preference. If no candidate gets an absolute majority in the first or second preference, then the third preference are counted until all seats are filled. इसमें बेटा वोटर्स रैंक करते हैं अपने प्रेफरेंसेस को। जो फर्स्ट प्रेफरेंस में आता है उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स मिलती हैं, जो सेकंड में उनको सेकंड इंपॉर्टेंट सीट्स मिल जाती हैं, और इस तरह ये सिस्टम जो है वो चलता रहता है और तब तक चलता है जब तक तमाम तर सीट्स फिल नहीं हो जाती। एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस सिस्टम इंक्लूड प्रोपोर्शनैलिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेड वोट्स। इससे जो आपने जो वोट वेस्ट भी करना होता है उसका वेस्ट नहीं होता, जैसे ऑपोजिशन वगैरह ऑफिशियल गवर्नमेंट में नहीं आते, बट वो जो वोट है वो यूजर्स में आ जाता है। द मेन डिसएडवांटेज इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, ऑल्दो नाउ दिस कुड बी डन थ्रू कंप्यूटर्स। ये बेसिकली ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स बहुत होता है कि आपने वो राउंड में करते जाना है जब तक सारी सीट्स फिल ना हो जाएं, लेकिन अब क्योंकि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लोग रिलाई करते हैं, इसलिए चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया और आयरलैंड में फॉलो किया जाता है। मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनैलिटी। The mixed member proportional system has two voting systems at the same time. Plurality majority districts are used to keep a connection between representative and constituencies. A list proportionality representation system is also included for additional number of seats. इससे बेटा बेसिकली होता ये है कि एक कनेक्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूंसीज का। डैट मीन्स अगर आप लाहौर रीजन से लड़ रहे हो इलेक्शन तो आप लाहौर से ही बिलोंग करोगे, आपका रीजन वही होना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप उसमें रूल करना चाह रहे हो और आपको उस एरिया से कोई लिंकेज ही नहीं है तो आप वहाँ के लोगों के साथ एक कनेक्शन, एक इमोशनल एफिलिएशन कैसे डेवलप कर सकते हो। दिस इज डन सो टू अवॉइड एनी डिस्प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अराइज फ्रॉम द प्लुरैलिटी मेजॉरिटी सिस्टम। इट इज़ यूज इन जर्मनी, हंगरी, न्यूजीलैंड। इन जर्मनी हाफ सीट्स आर एलोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हाफ सीट्स आर एलोकेटेड एट नेशनल लेवल। ये बेसिकली बेटा डिस्प्रोपोर्शनैलिटी को एरेडिकेट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट याद रखिएगा कि इसके अंदर जो वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली जो हाफ सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिवाइड होंगी ताकि रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके अपने लोग हों, और हाफ सीट्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे, दैट मीन्स सेंटर के अंदर गवर्नमेंट कौन बना रहा है। सेमी प्रोपोर्शनैलिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पैरेलल सिस्टम्स। Parallel system work like multi-member district systems with plurality majority system, but they do not compensate for disproportionality resulting from the plurality majority system. Parallel systems इस तरह से वर्क करते हैं कि इसमें मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स भी होते हैं और इसमें मेजॉरिटी सिस्टम्स का मिक्सचर भी होता है। दैट मीन्स इसमें जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मल्टी मेंबर सिस्टम और प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्लुरैलिटी मेजॉरिटी सिस्टम, इन सब का मिक्सचर होता है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए भी फाइट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेपरेट सीट्स डिवाइड होती हैं, इसके अलावा आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलावा सीट्स होती हैं, ठीक है, दैट मीन्स नेशनल लेवल, वो अलग डिवाइड होती हैं। प्लस इसमें ये भी देखते हो कि आपकी कनेक्टिविटी क्या है एक रीजन से, एक एरिया से जहाँ पर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन जापान। ये जापान, साउथ कोरिया में यूज़ किया जाता है। इसमें सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट होता है। दिस सिस्टम कंबाइंस मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज विद सिंपल मेजॉरिटी वोट काउंटिंग एंड वन वोट फॉर ईच इलेक्टोरल बेस। इट इज़ यूज इन ताइवान। ये ताइवान में भी यूज़ किया जाता है। क्राइटेरियन फॉर इलेक्शन टर्नआउट। इलेक्शन टर्नआउट का मतलब है कि एक पब्लिक ने कितने वोट्स आकर डाले हैं। आपकी ये जो है वो पॉपुलेशन मर्दमशुमारी जो कराई जाती है, कंसेंसस,
और वोटर्स देखते हैं कि कितने वोट डाले गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली एवरेज रेशो निकाली जाती है कि कितने जो टर्न आउट हुआ है, कितने इलेक्शंस में कितने लोगों ने आके अपने राइट टू वोट को यूज़ किया है। द क्राइटेरियन ऑफ इलेक्शन टर्न आउट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, सिस्टम एंड इंडिविजुअल इफेक्ट्स। दो तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं कि इसकी सिस्टम और एक इंडिविजुअल इफेक्ट्स हो सकता है। जो सिस्टम इफेक्ट्स है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन टू द सिटीजन्स टर्न आउट इन लार्जर मेंबर फॉर नेशनल देन फॉर लोकल इलेक्शंस। पहली बात तो ये है कि बेटा वो इलेक्शंस में ये देखते हैं कि सिटीजन्स कितने ज़्यादा सीरियस हैं, सिटीजन्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं टुवर्ड नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, सिटीजन्स क्या कंसीडर करते हैं कि क्यों हम इम्पॉर्टेंट हैं और हमें राइट टू वोट को यूज़ क्यों करना चाहिए। सिटीजन टर्न आउट इन लार्जर मेंबर्स फॉर नेशनल देन फॉर लोकल इलेक्शंस। जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होते हैं उनमें अक्सर ये होता है कि आपके लोग कम ही पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके रिप्रेजेंटेटिव चूज़ हो गए होते हैं। लेकिन अगर नेशनल लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं, डैट मीन्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वगैरह, तो उसमें टर्न आउट हमेशा ज़्यादा रहता है। Turnout is greater in established democracies with entrenched political freedoms and civil liberties than in now democracies. वो कहता है जो भी established democracies हैं और जहाँ पर political freedoms हैं और liberties हैं, वहाँ पर turnout जो है वो ज़्यादा रहता है। पहली बात, क्योंकि वहाँ पर citizens की literacy ratio ज़्यादा होती है। जैसे अगर पाकिस्तान और अमेरिका को आप कंपेयर करोगे तो अमेरिका के अंदर 98% लोगों को पता होता है कि राइट टू वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसीलिए वो वोट भी कास्ट करेंगे। सेकंड थिंग, वहाँ पर उनको पता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर वडेरा कल्चर अभी तक प्रेवेलेंट है, अभी तक आपकी जो बिजनेस एलीट है वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स को रूल कर रही है और उसी की वजह से लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने भी ज़्यादा नहीं आते। तीसरी बात, आप लोगों के जो पाकिस्तान है वहाँ पर वुमेन जो डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर इनइक्वालिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक बहुत से रीजन्स और एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे औरतें जो हैं वो वोट कास्ट करने जा ही नहीं सकती हैं। चौथी बात, जो आपकी पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी भी मीडिया का जो रोल है इट इज़ वेरी इमेच्योर, लेकिन वहाँ पर बहुत ग्रूम्ड और बहुत ऑब्वियसली ओल्डेस्ट चैनल्स हैं जो प्रॉपर चैनलाइज्ड करते हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट्स वगैरह को। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको एक ग्रूम डेमोक्रेसीज़ में और डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलपिंग में नज़र आता है। Political फिर plurality representation system have a higher turnout than any other system. Countries which easily register citizen as voter also have a higher turnout. बेटा plurality representation system ये होता है कि जैसे आपके यहाँ भी होता है, MPs, MNA सबके इलेक्शंस होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी हर एरिया से जो है वो लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर एवेंचुअली जो है आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, इमोशनल रिलेशंस होती हैं, फैमिली बाउंडिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो ज़्यादा लोग जो हैं वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली जहाँ पर सिटीजन्स को एज अ वोटर रजिस्टर करने का मेथड जितना आसान है उतना ज़्यादा टर्नआउट भी ज़्यादा रहता है। जैसे जो NIC है आपका, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपका वो बन गया है तो बस आपके इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको मैसेज करके इन्फॉर्म कर देंगे कि आपने वोट कास्ट करना है, यू आर रजिस्टर एज वोटर। लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर आपको वोटर की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो प्रोसेस आपको इतना हेक्टिक लगता है कि आप राइट टू वोट सारी लाइफ यूज़ ही नहीं करते। Elections which are usually close and competitive, where every vote counts, also have a higher voter turnout. Election in which sections of population which have lower turnout are mobilized lead to higher voter turnout elections. Citizens who are often called out to vote or frequency of elections can have a drastic impact on voter turnout. इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली इलेक्शंस जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस हो, जैसे US में होते हैं, सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है, वहाँ पर हमेशा वोटर टर्नआउट हायर रहता है। व्हाई इज़ दैट सो? क्योंकि वहाँ पर माइन्यूट डिफरेंस इसलिए होता है कि वहाँ की पब्लिक बहुत अवेयर होती है अपने राइट्स को लेके। जब एक पब्लिक अवेयरनेस होती है तो उनको पता होता है कि हमारा एक वोट भी कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेकेंड थिंग, वो कहता है इलेक्शंस जो है ना उन सेक्शंस में पॉपुलेशन के जहाँ पर हमेशा लॉयर वोटर टर्नआउट है उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। मोबिलाइज का मतलब है कि आप ऑन इलेक्शन डे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दें, आप वहाँ पर आप उस दिन जो है वो हॉलीडे कर दें, नेशनल हॉलीडे कर दें, ताकि हर बंदा जो है वो अगर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इन्वॉल्व है तो वो उसको छोड़ छाड़ के सारी चीज़ों को स्पेशली वोट कास्ट करने के लिए आए। और तीसरी बात है सिटीजन्स हु आर ऑफन कॉल्ड आउट टू वोट, कहता है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होता है। व्हाट डज इट मीन? जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खड़ा हुआ है इलेक्शन के अंदर,
वो बाकायदा पब्लिक को इन्फ्लुएंस करे कि आपका वोट मैटर करता है और आप वोट कास्ट करने के लिए घर से निकलें। इसका मैं आपको एक केस स्टडी से समझाती हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2008, 2013 एंड देन 2018 2018 के अंदर वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि आपकी जो यूथ थी उसकी वोट डालने की रेशो बहुत हायर थी। उसकी रीज़न ये थी, उनको पता था कि राइट टू वोट कितना इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने कॉन्टिन्यूसली अपनी स्पीचेस के अंदर, स्पेशली इलेक्शन डे से पहले का जो उसका 1 मंथ का पूरे पाकिस्तान का ट्रिप था, उसने वहाँ पर बहुत फोकस किया था राइट टू वोट के ऊपर। उसने बाकायदा लोगों को इतना इन्फ्लुएंस किया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जो लाहौर में अपनी जॉब्स वगैरह के लिए रह रहे थे, वो अपने नेटिव एरियाज़ में वापस गए सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहली बार डेमोक्रेसी का एक इफेक्ट जो है वो लोगों को देखने में आया कि यस, फाइनली द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अवेयर ऑफ देयर राइट्स। फाइनली दे आर अवेयर दैट इफ वी आर गोइंग टू चूज आवर पॉलिटिशियंस, if we are going to choose our political representative, then they are directly accountable by us. इसका मतलब है सिटीजन्स को एहसास हुआ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। आज हम इनको वोट डाल के इलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर कल कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करते तो दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल। लेकिन अगर आपने राइट टू वोट यूज़ ही नहीं किया है तो आप अकाउंटेबिलिटी किस बात की करेंगे? आप तो वैसे ही ये पॉलिटिकल हैं, आपने ना वोट कास्ट किया ना कोई एफर्ट की। तो ये बहुत बड़ी रीज़न होती है टर्नआउट की भी, कि आपके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस कर रही है वोट डालने के लिए। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आफ्टर अथॉरिटेरियन रूल हैव एन अनयूजुअल वोटर टर्नआउट। द वोटर टर्नआउट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। Socially homogeneous communities have high level of social and political participation and therefore can lead to high voter turnout. अच्छा, इसका क्या मतलब है? हमेशा याद रखिएगा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद या अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बाद जो पहले पॉलिटिकल इलेक्शंस होंगे उसमें पब्लिक टर्नआउट या वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहता है। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि जो अथॉरिटेरियन रूलिंग होती है उसमें बेटा आपके फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसमें आपका फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके अलावा आपका राइट टू चूज़ योर ओन ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, करप्शन ज़्यादा होती है। तो फाइनली जब उस मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद, अथॉरिटेरियन रिजीम के बाद इलेक्शंस होते हैं तो पब्लिक को एक होप नज़र आती है। और वो होप क्या होती है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इक्वालिटी प्रिंसिपल। तो ऑटोमेटिकली टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि पब्लिक उस होप के लिए अपने घर से निकलती है। दूसरी बात, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में भी हमेशा डिफरेंस होता है। वाई इज़ दैट सो? प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर समहाउ आपने एक कैंडिडेट के लिए वोट डालने जाना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपके एरिया के अंदर वो लोग खड़े हैं और आपने उनको चूज़ करना है ताकि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के साथ विन कर सके। उसमें आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, चूज़ करने के लिए बहुत सी चॉइसेस अवेलेबल हैं, पिक एंड चूज़, जिस तरह आप मार्केट में जाके करते हो। दैट इज़ वाई वोटर टर्नआउट उसमें ज़्यादा रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी होमोजीनियस कम्युनिटीज़ में सोशल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्यों ज़्यादा होती है? उसकी रीज़न बताती हूँ। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है सेम एथनिक कल्चरल आइडेंटिटीज़, सेम पैटर्न को आप फॉलो करते हो। जैसे खुमीनीज़ की राइज है ईरान के अंदर, तो वहाँ पर रिलीजियस वोटिंग ही ज़्यादा है और हमेशा उनका टर्न आउट ही ज़्यादा रहेगा। लेकिन ऑन द अदर वे अराउंड, अगर आप ये देखो कि आपकी कम्युनिटी है जहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ पर लोगों को शायद माइनॉरिटीज़ को ये होता है कि हमारा वोट डालने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम डालने चले भी गए तो क्या बेनिफिट होगा, तो इसलिए वो उस राइट को यूज़ ही नहीं करते। लेकिन होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर आपकी एक इमोशनल एफिलिएशन और कनेक्टिविटी होती है, आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस जो है वो मैच करता है। दैट इज़ वाई आप वोट कास्ट करने भी जाते हो। Individual effects. The higher the position of the individual in socially and economically unequal groups, otherwise called as social satisfaction system, the more chances there are that the individual will cast a vote. उसके बाद young and old people are not likely to vote. Same is the case with the women and minority groups unless they are motivated to vote because of political issues related to them. पहली बात यह है कि अगर एक इंडिविजुअल है और इस सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के अंदर सोशल इकोनॉमिक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही और सोशली आप सेटिस्फाइड हैं, तो इंडिविजुअल वोट कास्ट करने ज़रूर जाता है। इसका मतलब क्या है?
वही बात जो मैंने आपको थोड़े देर पहले बेटा लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि अगर आप एक बहुत एलीट क्लास से हैं ना, बर्गर बच्चे हैं, तो आप वोट डालने खुशी खुशी जाएंगे क्योंकि आप सेटिस्फाइड हैं, आपको सिर्फ लेजिस्लेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस चाहिए और इस तरह की। लेकिन अगर आप एक गरीब क्लास के ना डेली वेजर हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आज मालकिन ने काम पे बुलाया हुआ है। आपका सोशो इकोनॉमिक गैप ही इतना ज़्यादा है कि आपको पता ही नहीं है कि राइट टू वोट भी किसी चीज़ का नाम है। दूसरी बात, आपके अंडर डेवलप्ड और डेवलप कंट्रीज़ का जो डिफरेंस है, और एक तो कॉमनैलिटी है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, ओल्ड एज या ओल्ड ओम एज में जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब हमने वोट डाल के क्या करना है। और दूसरा मसला है उन कंट्रीज़ के साथ जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत सवेयर है, जहाँ पर औरतों को उनके ड्यू राइट्स नहीं मिलते, जहाँ पर औरतें जो हैं वो फेस करती हैं एक स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन को और सब्जुगेशन को, पैट्रियार्कल माइंडसेट को। और फिर तीसरी बात है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, जहाँ पर आप माइनॉरिटी के राइट्स को जो है उनके ड्यू राइट्स उनको नहीं देते, तो बेसिकली वहाँ पर भी वोटर टर्नआउट कम होता है। औरतों को वैसे ही अब वोट डालने नहीं जाने देते, जो बूढ़े लोग हैं वो बेचारे जा नहीं सकते हैं, माइनॉरिटी वैसे ही नहीं निकलते कि डेफिनेटली हमने वोट डाल भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हमारी हालत यही है, यही थी और यही रहेगी। तो ये होते हैं इंडिविजुअल इफेक्ट्स। Individuals who have a stable and deep-rooted feelings of attachment to a particular party, otherwise called as party identification, are more likely to vote. Values like participation and civic responsibility increases chance of casting a vote. इसके अलावा अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच हैं, जैसे PMLN या PPP या PTI, आप अपने आप को उसका सपोर्टर कहते हो, तो आप ज़रूर जाओगे वोट कास्ट करने, क्योंकि आपने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को प्रूव करना है। सेकंड ये है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर लिटरेसी रेशो और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन बहुत बेहतर है, वहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस कराई जाती हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन, मीडिया एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर बच्चों का एक्सपोजर बहुत बेहतर होता है, उनको बचपन में ही पार्टिसिपेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, यू आर अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी और आपके राइट्स हैं, आपका राइट टू वोट है, आपने इसको यूज़ करना है। एंड आपकी पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स, डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, यूथ की डिस्कशंस कराई जाती हैं, वहाँ पर भी जो एक अवेयरनेस है वो ज़्यादा बेहतर होती है और इंडिविजुअल जो है वोट कास्ट करने ज़रूर जाता है। तो बच्चों ये सब थे आपके वोट के टर्नआउट, जो वोटर टर्नआउट है वो कैसे रहेगा और किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इंडिविजुअल इफेक्ट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आपकी है पब्लिक ओपिनियन। It can be defined as the public opinion maintained by the public at large or large sections of the populations. Public opinion are instrumented to determine the inclination of masses of what they want and which issues they resolve first. बेटा पब्लिक ओपिनियन सिंपल होती है, जिसमें आपकी पब्लिक की क्या साइकोलॉजिकल स्टाटा है उसको समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल भी दी थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पब्लिक ओपिनियन है ना, इसलिए हर पॉलिटिशियन ये नैरेटिव ज़रूर यूज़ करता है कि मैं कश्मीर आज़ाद करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी वोटर टर्नआउट या वोटिंग जो है वोटर बैंक एनहांस कर सके। इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक ओपिनियन की बेटा? पब्लिक पॉलिसी इसी से डिटर्मिन होती है। पब्लिक पॉलिसीज जो आप लेजिस्लेशन करते हो, फॉरेन पॉलिसी वगैरह और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डीलिंग आपकी बेहतर होती है, क्योंकि अगर आप इंडिया के साथ स्मूथ रिलेशन करोगे, जैसे नवाज शरीफ की पोते की शादी पे जो है वो मोदी आ रहा है, तो इसको डिसलाइक किया था पब्लिक ने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड्स हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते पब्लिक उनसे हेट करे, इसलिए वो उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं जो पब्लिक डिमांड होती है। ये इंपॉर्टेंस है पब्लिक ओपिनियन की। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और जहाँ पर डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है, क्योंकि पब्लिक आपको अकाउंटेबल कर सकती है। लेकिन जहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, जैसे अल सऊद ट्राइब वगैरह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंस है ही नहीं। पब्लिक ओपिनियन हमेशा जो है वो शेप करती है और मैनिपुलेट करती है अथॉरिटेरियन रिजीम्स को भी, लेकिन अथॉरिटेरियन रिजीम्स को भी अल्टीमेटली जो टॉपल डाउन किया जाता है वो पब्लिक ओपिनियन की वजह से किया जाता है, क्योंकि एक टाइम आता है कि पब्लिक रियलाइज करती है कि हमारे बहुत से राइट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल कैंपेन managers attempt to melt and sway up a public opinion in favor of their own candidate, while elected politicians have their own spin doctors who put a positive turn on the events reported. Corporate leaders promote the products fashioned by their companies to convince the customers that their products are better than the other ones. इसमें पॉलिटिकल कैंपेन्स में बेटा यही होता है प्रोपेगेंडा। जैसे इमरान खान ने नो डाउट इन दैट इट वाज अ रियलिटी, बट एक प्रोपेगेंडा जो है पनामा प्रोपेगेंडा भी क्रिएट किया गया ताकि वो विन कर सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कोई डिटर्जेंट खरीदने चले जाए मार्केट के अंदर, तो आपको हर बंदा यही कहेगा जी ये जो है ना वो सबसे बेहतर है, ऐसा किसी कंपनी का नहीं है। प्रोपेगेंडा हिस्ट्री के थ्रू देख लें, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल नाउ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन जो फाशिस्ट रजीम थी, हिटलर और मेसोलिनी, उन्होंने बाकायदा प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरी की पूरी पब्लिक साइकी को कैप्चर किया था।
प्रोपेगेंडा के अंदर परसुएशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है बेटा। परसुएशन टेक्निक्स ये होती हैं कि आप किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को ट्रिगर कर सकते हो, आप किस तरह से पब्लिक साइकी को ट्रिगर कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी करा सकते हो, प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह अगर अमेरिका की बात की जाए तो वुमेन राइट्स के ऊपर आप कुछ भी करवा लो, ठीक है। इंडिया के अंदर आप हिंदुवता के ऊपर, हिंदू राज, भगवान की अगर आपने इंसल्ट कर दिया तो उसके बाद आप लोगों से कुछ भी मनवा सकते हो। प्रोपेगेंडा वो बता रहा है कि 20th सेंचुरी में जब स्पेशली मास कम्युनिकेशन, दैट मीन्स जर्नलिज्म वगैरह इंप्रूव हुआ तो एक इंपॉर्टेंट वेपन बन गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रीज़न ही जो है वो सारी प्रोपेगेंडा की बेस पे कर रही थी, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स के ऊपर बेस कर रही थी। फिर गवर्नमेंट का वो बता रहा है कि जो उनके एनिमीज होते हैं उसके अगेंस्ट जीनोफोबिक एलिमेंट्स वगैरह क्रिएट करना और प्रोपेगेंडा करना। जैसे हिटलर ने जो है वो जीनोफोबिक एलिमेंट क्रिएट किए और पूरी की पूरी जूइश कम्युनिटी को जो है उसने उसी तरह से ट्रिगर किया, और फिर जूइश कम्युनिटी को उसने बाकायदा अपनी आर्मी के थ्रू उनका ब्रुटैलिटी के साथ मर्डर कराया था। तो वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा टेक्निक के ऊपर बेस कर रहा था। प्रोपेगेंडा जो है बेटा वो टोटलिटेरियन और फाशिस्ट रिजीम्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप बेसिकली रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिसीज और आइडियोलॉजीज को कोरिलेट कर देती है पीपल्स ओपिनियन के साथ। टोटलिटेरियन और फाशिस्ट रिजीम्स की मैंने आपको एग्जांपल कोट की है, हिटलर की भी फाशिस्ट रिजीम थी और मेसोलिनी की भी। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर याद रखिएगा देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग रिलीजन, गवर्नमेंट स्पेकुलेशन एज वेल एज प्रैक्टिस, individuals who compete for eminence and power. These opinions, which have an incredible variety and appeal to a host of different human passions, have divided mankind into parties in which humans are oppressed and cooperated with each other. पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बेटा वो बेसिकली डिफरेंट ओपिनियन को सपोर्ट करती हैं, डिफरेंट रिलीजन की बेस पर बनती हैं, और फिर वो ये देखती हैं कि हम किस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं वो पावर में आ सकते हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी आइडेंटिटी को शो करते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आती हैं। इसके अलावा याद रखिएगा बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत सी टाइप हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर टाइप्स क्या हैं, आपकी वन पार्टी भी हो सकती है, वन पार्टी की रूलिंग, जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में होती है, जैसे चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगी टू पार्टी सिस्टम, जैसे यूएसए वगैरह में फॉलो होता है, दो मेजर पार्टीज़ हैं। और इसके बाद आता है थर्ड पार्टी सिस्टम, जैसे पाकिस्तान में 300+ रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बस आपके पास ओपिनियन ज़्यादा होती है, चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद जो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रेलिवेंट टू लॉबिंग एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो जो लॉबिंग है बेटा वो हमेशा याद रखिएगा ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। आपके लॉबिंग जो है हमेशा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं, क्योंकि वो अपने एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए अपने ही इंस्टीट्यूट के लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। और जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं वो हमेशा जो होता है, प्रेशर ग्रुप्स की जो फंक्शनिंग होती है उसमें आपकी NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती हैं। NGOs का जो गोल होता है हमेशा बेटा, जैसे वुमेन NGOs की एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, जैसे रिसेंटली भी औरत मार्च होता है और हर साल ये अब मार्च में ही होता है, जिसमें आप डिफरेंट स्लोगन्स, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसके अलावा जो NGOs वगैरह होती हैं उनका स्पेसिफिक गोल होता है कि किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट राइट्स को सिक्योर करना है, या फिर जो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके उसकी वर्किंग को या तो इम्प्रूव करवाते हैं या फिर प्रेशर बिल्ड करके किसी लॉ को पास कराते हैं, जैसे ज़ैनब लॉ बना ज़ैनब मर्डर केस के बाद। या फिर आप लोगों ने ये किया कि आपने पब्लिक ओपिनियन को पूरा टिल्ट करना था, तो आपने कश्मीर के ऊपर जो है कश्मीर इशू को हाईलाइट करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और एवेंचुअली जो है अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन कराई। लेकिन लॉबिंग डिफरेंट होती है। लॉबिंग जो है वो हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है, पहली बात है। दूसरी बात है लॉबिंग के अंदर आपके हाई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं या आपकी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है। इसकी रीज़न ये होती है, ये ऑफिशियल ग्रुप्स में इसीलिए होती है बेटे कि उसके अंदर लॉबिंग के अंदर जो मेजर चीज़ें आपको ज़रूरत होती है वो होता है, एक आपने स्पेसिफिक पोजीशन अटेन करनी है, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, उसके अंदर बाकायदा कोर कमांडर्स के अंदर लॉबिंग क्रिएट की जाती है, जिसको ज़्यादा सपोर्ट होती है वो बन जाता है। सेम इज़ द केस विद चीफ जस्टिस। आपके मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं, जिसकी लॉबिंग स्ट्रांग होती है वो चीफ जस्टिस बन जाता है। सेम इज़ द केस विद कमिश्नर एंड IG, जिसकी लॉबिंग स्ट्रांग होगी, जिसकी सपोर्ट स्ट्रांग होगी वो बन जाएगा। दैट इज़ वाई लॉबिंग इस पर्सपेक्टिव में प्रेशर ग्रुप से डिफरेंट होती है। प्रेशर ग्रुप जो है वो मल्टीपल टाइप के एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, रेप के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस अलग से काम कर रही हैं, एसिड थ्रोइंग अटैक के ऊपर अलग से काम कर रही हैं। सो
ये आपके सारे के सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जिनको आपने ऑब्वियसली अच्छे से ग्रास्प करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस के अंदर। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। गुड लक एंड बाय बाय।